मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कवि परिचय के अंतर्गत आपके समक्ष लेकर आया हूँ नागार्जुन जी का परिचय, जिनको हम बाबा के नाम से हिंदी साहित्य में भी जानते हैं। तो नागार्जुन जी एक प्रगतिवादी कवि हैं और जिन्हें जन कवि के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके बारे में हम इनके जन्म के परिचय से लेकर मृत्यु के परिचय तक देखेंगे और साथ में इनके जो जीवन कर रहा है वह कैसे बीता और साथ में इन्होंने क्या क्या रचनाएं की, इनके बारे में विस्तार से हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नागार्जुन जी के बारे में। तो कवि नागार्जुन हैं, उनका जो जन्म है वह 1911 ईस्वी में ज्येष्ठ पूर्णिमा को वर्तमान मधुबनी जिले के सतलखा नामक गांव में हुआ था। यह उनका ननिहाल था जहां इनका जन्म हुआ था और इनका पैतृक गांव है वर्तमान दरभंगा जिले का तरौनी नामक गांव। इनके पिता का नाम गोकुल मिश्र था और इनकी माता का नाम उमा देवी था। नागार्जुन के बचपन का नाम ठक्कन मिश्र था। गोकुल मिश्र जो थी उनकी पत्नी उमा देवी, गोकुल मिश्र की पत्नी उमा देवी जो कि नागार्जुन की माता थी, इसको लगातार 4 संतानें हुई और असमय ही वे सब संतानें चल बसी और संतान न जीने के कारण गोकुल मिश्र जो है वह बहुत ही निराशापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे अशिक्षित थे और ब्राह्मण गोकुल मिश्र ईश्वर के प्रति आस्थावान तो स्वाभाविक रूप से ही थे। उन दिनों वे अपने आराध्य देव शंकर भगवान की पूजा करते ही रहते थे। वैद्यनाथ धाम अर्थात देवघर में जाकर वह बाबा वैद्यनाथ की उन्होंने यथाशक्ति उपासना की और वहाँ से लौटने के बाद घर में पूजा पाठ भी कराया, समय लगाने लगे पूजा पाठ में। फिर जो 5वीं संतान हुई, तो यह जो 5वीं संतान हुई यह नागार्जुन जी हुए 5वीं संतान के रूप में। तो इनके मन में यह आकांक्षा पनपी 5वीं संतान होने के बाद कि 4 संतानों की तरह यह भी कुछ समय तक जीवित रहेगी और हमें ठग कर चली जाएगी। इस कारण नागार्जुन जी का नाम बचपन में ठक्कन कहा जाने लगा और काफ़ी दिनों के बाद जब नागार्जुन जी के साथ ऐसी घटना नहीं हुई, वे जीवित रहे, तो इनका जो नामकरण हुआ और बाबा वैद्यनाथ की कृपा प्रसाद मानकर इनके पिताजी ने इनका नाम रख दिया वैद्यनाथ मिश्र। तो इस तरह से गोकुल मिश्र जी ने अपने बेटे का नाम, जिसको ठक्कन कहते थे, उसका नाम वैद्यनाथ मिश्र रख दिया। गोकुल मिश्र की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रह गई थी। वे काम धाम कुछ नहीं करते थे, सारी जमीन बटाई पर दे रखी थी और जब उपज कम हो जाने से कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई तो उन्हें ज़मीन बेचने का चस्का लग गया। ज़मीन बेचकर कई प्रकार की गलत आदतें इन्होंने पाल रखी और जीवन के अंतिम समय में एक गोकुल मिश्र अपने उत्तराधिकारी वैद्यनाथ मिश्र के लिए मात्र 3 काठा उपजाऊ जमीन और प्रायः उतनी ही वास भूमि छोड़कर चले गए। तो इस तरह से वह सूद भरना लगाकर चले गए सभी को छोड़कर और बाद में नागार्जुन की दंपत्ति ने बहुत दिनों बाद इस सूद और भरना को चुकाया। तो इस तरह से ऐसी पारिवारिक स्थिति में पलने वाले वैद्यनाथ मिश्र पलने बढ़ने लगे। इस तरह से धीरे धीरे पलने बढ़ने लगे और 6 वर्ष की आयु में ही उनकी माता का देहांत हो गया। इनके पिता गोकुल मिश्र अपने एक मातृविहीन पुत्र के कंधे पर बैठाकर अपने संबंधियों के यहाँ इस गांव से उस गांव आया जाया करते थे। इस प्रकार बचपन में ही इन्हें पिता की लाचारी के कारण घूमने की आदत पड़ गई और बड़े होकर नागार्जुन जी का घूमना उनके जीवन का स्वाभाविक अंग बन गया। तो इस तरह से घुमक्कड़ी का जो अणु बाल्यकाल में ही शरीर के अंदर प्रवेश पा गया, वह रचना धर्म की तरह ही विकसित और पुष्ट होता गया। वैद्यनाथ मिश्र की आरंभिक शिक्षा उक्त पारिवारिक स्थिति में लघु सिद्धांत कौमुदी और अमर कोश के सहारे प्रारंभ हुआ।
तो उस ज़माने में मिथिलांचल के जो धनी परिवार थे, धनी वर्ग थे, वे अपने यहाँ निर्धन मेधावी छात्रों को प्रश्रय दिया करते थे और उन्हें पढ़ाया करते थे। तो इससे कम उम्र में बालक वैद्यनाथ ने मिथिलांचल के कई गांवों को देख लिया। बाद में वे विधिवत संस्कृत की पढ़ाई करने के लिए बनारस चले गए और वहाँ पे संस्कृत की पढ़ाई शुरू की। बनारस पर उन पर आर्य समाज का प्रभाव पड़ा और फिर वे बौद्ध दर्शन की ओर झुकने लगे। बौद्ध दर्शन की ओर इनका झुकाव हो गया और उन दिनों राजनीति में सुभाष चंद्र बोस उनके प्रिय थे। बौद्ध के रूप में उन्होंने राहुल सांस्कृत्यायन को अपना अग्रज माना। तो देखिए दोस्तों, बौद्ध दर्शन का प्रभाव इनके ऊपर पड़ गया था, तो इस कारण इनका नाम फिर ये अपना नाम क्या है, नागार्जुन नाम से लिखने लगे, क्योंकि जो नागार्जुन थे वो बौद्ध दर्शन के एक बहुत बड़े गुरु थे। तो इस कारण ये अपना नाम हिंदी साहित्य में नागार्जुन नाम से लिखने लगे। तो राहुल सांस्कृत्यायन को उन्होंने बौद्ध धर्म में अपना अग्रज माना है और बनारस से निकलकर वे कोलकाता आ गए और फिर दक्षिण भारत घूमते हुए श्रीलंका के विख्यात विद्यालंकार परिवेण में जाकर बौद्ध धर्म की इन्होंने दीक्षा ली। राहुल सांस्कृत्यायन और नागार्जुन दोनों गुरु भाई हैं। लंका की उच्च विख्यात बौद्धिक शिक्षण संस्था में रहते हुए मात्र बौद्ध दर्शन का अध्ययन ही इन्होंने नहीं किया, बल्कि विश्व राजनीति की ओर रुचि जगी और भारत में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन की ओर सजग नज़र भी इनकी बनी रही। इस तरह से नागार्जुन जी 1938 में लंका से वापस लौट आए और फिर आरंभ हुआ उनका घुमक्कड़ जीवन। साहित्यिक रचनाओं के साथ साथ नागार्जुन जी राजनीतिक आंदोलनों में भी प्रत्यक्षतः भाग लेते रहे। स्वामी सहजानंद से प्रभावित होकर उन्होंने बिहार के किसान आंदोलन में भाग लिया और मार खाने के अतिरिक्त वे जेल की सज़ा भी भुगते। उसी तरह चंपारण के किसान आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया। वस्तुतः वे रचनात्मकता के साथ साथ सक्रिय प्रतिरोध में भी विश्वास रखते थे। 1974 में देखा जाए तो 1974 में जेपी आंदोलन चल रहा था, अर्थात जयप्रकाश नारायण का आंदोलन चल रहा था। इसमें उन्होंने भाग लेते हुए कहा कि जो सत्ता है वह सत्ता प्रतिष्ठान की दुर्नीतियों के विरोध में वह एक जन युद्ध चला रहा है, जिसमें मेरी हिस्सेदारी सिर्फ वाणी की ही नहीं बल्कि कर्म की होगी। इसलिए मैं आज अनशन पर हूँ, कल जेल भी जा सकता हूँ। इस तरह से उन्होंने भाषण दिया था और सचमुच इस आंदोलन के सिलसिले में आपात स्थिति से पूर्व ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर काफ़ी समय तक जेल में उन्हें रहना पड़ा। 1948 में पहली बार नागार्जुन पर दमा का हमला हुआ और फिर कभी ठीक से इनका इलाज नहीं होने के कारण यह जो दमा है वह आजीवन बना रहा और समय समय पर वे इससे पीड़ित होते रहे। 2 पुत्रियां और 4 पुत्र के इनके परिवार थे। तो भरे पूरे परिवार वाले नागार्जुन कभी गृहस्थ धर्म को ठीक से नहीं निभा पाए। यह सदैव घुमक्कड़ी जीवन जीते रहे और इस भरे पूरे परिवार के पास अचल संपत्ति के रूप में विरासत में मिली वही 3 काठा का उपजाऊ जो खेत था और प्रायः उतनी ही वासभूमि रह गई। नागार्जुन जी की मृत्यु 5 नवंबर 1998 में हो गई। तो दोस्तों, इस तरह से हमने नागार्जुन जी का जीवन वृत्त देख लिया। मैंने यहाँ पे विकिपीडिया से निकालकर एक शॉर्ट में यहाँ पे दिया है, इसमें देख लेते हैं। वैद्यनाथ मिश्र जी को नागार्जुन के नाम से जाना जाता है। इनका उपनाम हिंदी में नागार्जुन है और मैथिली में ये यात्री नाम से लिखते हैं। तो नागार्जुन हिंदी में और यात्री उपनाम से मैथिली में लिखते हैं। इस तरह से हमने देख लिया इनका जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, कार्य क्षेत्र क्या है, भाषा इनकी हिंदी, मैथिली, बंगाली, संस्कृत ये सब रही। आधुनिक काल के ये कवि हैं, गद्य और पद्य लेखन दोनों करते हैं। कविता, कहानी, निबंध भी इन्होंने लिखा और किस धारा के अंतर्गत आते हैं, प्रगतिवादी धारा के अंतर्गत आते हैं। प्रमुख कृतियों में इनकी जो कृति है वह पत्रहीन, नग्नगाछ, बलचनामा और युगधारा।
तो कृतियों को अभी हम देखेंगे बहुत ही डिटेल में। तो चलिए देखते हैं नागार्जुन जी की कृति। लेखन कार्य और प्रकाशन की ओर आ जाते हैं। तो नागार्जुन जी का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था, परंतु उन्होंने हिंदी साहित्य में नागार्जुन के नाम से लिखा और मैथिली साहित्य में यात्री के उपनाम से इन्होंने रचना की। काशी में रहते हुए उन्होंने वैदेह उपनाम से भी कुछ कुछ रचनाएं की। वस्तुतः कुछ मित्रों के आग्रह पर उन्हें 1941 के बाद अन्य किसी नाम से न लिखकर केवल 1941 के बाद नागार्जुन के नाम से ही लिखते रहे और इस नाम को उन्होंने और नहीं बदला। तो इस तरह से उन्होंने केवल नागार्जुन नाम लिखने का निर्णय कर लिया। नागार्जुन की पहली प्रकाशित रचना बात करें तो यह मैथिली कविता थी और जो 1921 में लहेरियासराय दरभंगा से प्रकाशित मिथिला नामक पत्रिका में छपी थी। उनकी पहली हिंदी रचना को देखें तो इनकी पहली हिंदी रचना का नाम है राम के प्रति। यह एक कविता है जो 1934 ईस्वी में लाहौर से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका विश्वबंधु में छपी थी। नागार्जुन ने लगभग 68 वर्ष साहित्य की सेवा की। लगभग 1929 से 1997 तक इन्होंने रचना कर्म से जुड़े रहे और कविता, उपन्यास, कहानी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, निबंध, बाल साहित्य आदि विधाओं में उन्होंने कलम चलाई। मैथिली एवं संस्कृत के अतिरिक्त बांग्ला से भी वे जुड़े रहे। बांग्ला भाषा और साहित्य से नागार्जुन का लगाव शुरू से ही रहा। काशी में रहते हुए उन्होंने अपने छात्र जीवन में बांग्ला साहित्य को मूल बांग्ला में पढ़ना शुरू किया और मौलिक रूप से बांग्ला लिखना फरवरी 1978 में ही शुरू किया और इन्होंने फरवरी 1978 से सितंबर 1979 तक लगभग 50 बांग्ला कविताएं लिख चुके थे। कुछ रचनाएं बांग्ला की पत्र पत्रिकाओं में भी छपी। कुछ हिंदी की लघु पत्रिकाओं में लिप्यंतरण और अनुवाद सहित प्रकाशित भी होती रही। तो इन्होंने मौलिक रचना अर्थात स्वयं की रचना के अतिरिक्त संस्कृत, मैथिली, बांग्ला से अनुवाद कार्य भी किया और कालिदास इनके सर्वाधिक प्रिय कवि रहे हैं संस्कृत कवियों में, जिनकी रचना मेघदूत इनकी प्रिय पुस्तक है। मेघदूत का इन्होंने मुक्त छंद से अनुवाद किया 1953 ईस्वी में और जयदेव रचित गीत गोविंद का इन्होंने 1948 में भावानुवाद किया। वस्तुतः 1944 से 1954 के बीच नागार्जुन ने अनुवाद पर काफ़ी ध्यान दिया। बांग्ला उपन्यासकार शरत चंद्र के कई उपन्यासों तथा कथा साहित्य का अनुवाद इन्होंने छापा। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के उपन्यास पृथ्वी वल्लभ का गुजराती से इन्होंने हिंदी में अनुवाद कार्य भी किया और इन्होंने विद्यापति के 100 गीतों का भावानुवाद भी किया। बाद में इन्होंने विद्यापति के और गीतों का भी अनुवाद किया। इसके अतिरिक्त देखें तो विद्यापति जी की पुरुष परीक्षा जो संस्कृत में है, इसकी 13 कहानियों का इन्होंने भावानुवाद किया है और विद्यापति की कहानियों के नाम से कृति के माध्यम से 1964 में उसको प्रकाशित किया। तो इस तरह से हमने देखा कि ये मौलिक रचना के साथ साथ अनुवाद कर्म से भी जुड़े रहे। अब देखते हैं इनकी प्रकाशित कृतियाँ। तो सबसे पहले आते हैं इनके पद्य काव्य में पद्य कृतियाँ क्या क्या है। तो पहला देखते हैं कविता संग्रह। पद्य कृतियों में कविता संग्रह में हम देखते हैं कि युगधारा 1953, सतरंगे पंखों वाली 1959 में प्रकाशित हुई, प्यासी पथराई आंखें 1962, तालाब में मछलियाँ 1974 में, तुमने कहा था 1980 में, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980 में, हजार हजार बाहों वाली 1981 में, पुरानी जूतियों का कोरस 1983 में, रत्नगर्भ 1984 में, ऐसे भी हम क्या ऐसे भी तुम क्या 1985 में, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने 1986 में, इस गुब्बारे की छाया में 1990 में,
भूल जाओ पुराने सपने 1994 में और अपने खेत में 1997 में यह इनके कविता संग्रह प्रकाशित हुए। प्रबंध काव्य की ओर देखें तो भस्मांकुर 1970 और भूमिजा नामक जो प्रबंध काव्य है इन्होंने लिखा है। अब हम देखते हैं गद्य काव्य की ओर। तो गद्य काव्य में उपन्यास लगभग इन्होंने 11 उपन्यास लिखे। इन उपन्यासों को हम देख लेते हैं। पहला रतिनाथ की चाची 1948 में लिखा, बलचनामा उपन्यास 1952 में, नई पौध 1953 में, बाबा बटेसर नाथ 1954 में, वरुण के बेटे 1956-57 में, दुख मोचन उपन्यास 1956-57 में, कुंभी पाक उपन्यास 1960 में इन्होंने लिखा और 1972 में इसी उपन्यास का चंपा के नाम से प्रकाशन कराया। आठवां जो इसका उपन्यास है वह है हीरक जयंती 1962 में इन्होंने लिखा और 1979 में अभिनंदन के नाम से इसको प्रकाशित कराया। इसके बाद देखते हैं उग्र तारा उपन्यास 1963, जमनिया का बाबा 1968 और 1968 में इसका इमरतिया के नाम से भी प्रकाशन कराया। और इसका आखिरी उपन्यास है गरीब दास 1990 में। इस तरह से हमने नागार्जुन जी के उपन्यासों को देखा। अब हम देखते हैं संस्मरण। तो संस्मरण साहित्य में केवल एक रचना है इनका, जिसका नाम है एक व्यक्ति एक युग 1963। कहानी संग्रह देखें तो आसमान में चंदा तैरे 1982 में लिखा गया। आलेख संग्रह देखें तो आलेख संग्रह में अन्नहीनम क्रियाहीनम तथा बम भोलेनाथ इनका आलेख संग्रह है। बाल साहित्य भी इन्होंने लिखा है। बाल साहित्य की इनकी रचनाएं हैं कथा मंजरी भाग 1, कथा मंजरी भाग 2, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, विद्यापति की कहानियाँ, ये इनकी बाल साहित्य है। इन्होंने मैथिली रचनाएं भी की। मैथिली रचनाओं में ये यात्री उपनाम से लिखते थे, जैसा कि हमने पढ़ा कि ये यात्री उपनाम से मैथिली जो है साहित्य में अपनी रचनाएं करते थे। तो मैथिली रचनाओं को देखते हैं। तो पहला है चित्रा, यह एक कविता संग्रह है। इसके बाद पत्रहीन नग्नगाछ 1967 में, ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। उसके बाद देखते हैं पका है कटहल। इसके बाद पारो जो कि इसका उपन्यास है। ये सभी मैथिली रचनाएं हैं। नवतुरिया 1954। इन्होंने बांग्ला साहित्य में भी रचनाएं की हैं। मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, यह इसकी रचना है जो कि 1997 में की गई। इस तरह से हमने नागार्जुन जी की रचनाओं को देख लिया। अब हम बात करते हैं इन्हें प्राप्त पुरस्कार। तो इन्होंने बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त किए हैं जिनकी चर्चा हम करना चाहेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969। तो मैथिली में इन्होंने पत्रहीन नग्नगाछ लिखा था, इसके लिए इन्हें 1969 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के द्वारा मिला। मैथिली शरण गुप्त सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया। राजेंद्र शिखर सम्मान 1994 में बिहार सरकार के द्वारा दिया गया। और साहित्य अकादमी की सर्वोच्च फेलोशिप से नागार्जुन जी सम्मानित हुए। साथ ही राहुल सांस्कृत्यायन सम्मान भी इन्हें प्राप्त हुआ जो कि पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा दिया गया। तो इस तरह से दोस्तों हमने नागार्जुन जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को देख लिया। अगले वीडियो में हम नागार्जुन जी से संबंधित इनकी जो साहित्यिक योगदान है, इनकी कविताओं में क्या भाव है, इस पक्ष पर हम लोग विचार करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।